जबकि इस देश का कोई भी नागरिक ना आतंकवादी है, ना इस देश का कोई भी नागरिक नक्सलवादी है। आतंकवादी और नक्सलवादी अगर कोई है होते हैं तो हमेशा सरकार इस तरह का बिहेव करती है जब उसको आतंकवादी और नक्सलवादी कहा जा सकता है, जो आज किसान भी और वकील भी देश के और देश के मेजॉरिटी नागरिक भी अब कह रहे हैं असली आतंकवादी देश की सरकार है या देश के प्रमुख जगह पे जो बैठे हुए लोग उनको आदेश देते हैं। तो इसलिए असली आतंकवादी कौन? असली आतंकवादी सत्ता में बैठे हुए वो लोग होते हैं जो पर्दे के पीछे से देश को आतंकित करने की कोशिश करते हैं, देश को डराने की कोशिश करते हैं। आतंकवाद और नक्सलवाद समाज में नहीं है। आतंकवाद और नक्सलवाद की जननी हमेशा सरकार है। सरकार में बैठे हुए तानाशाह लोग हैं और वो तानाशाही आज देश में चरम सीमा पे है। इलेक्शन कमीशन में जो लोग बैठे हुए हैं वो सारे इस तरह के लोग हैं, बिना रीढ़ की हड्डी के लोग हैं, वो काम नहीं कर पाएंगे। वो अनिल मसीह से भी ज़्यादा कमज़ोर लोग हैं। वो किसी के दबाव में, किसी के डायरेक्शन में, उनका भौंपू कोई और बजाता है। उनको खुद की आवाज़ नहीं है। बीजेपी के लिए भी शर्म की बात है, आरएसएस के लिए भी शर्म की बात है कि जिन्होंने अपनी पार्टी के शीर्ष उस देश के पद पे उस आदमी को बिठवाया है जो आदमी प्रेस का सामना नहीं कर पाता। इस देश के इतिहास में काले अक्षरों में ये लिखा जाएगा। और देश के राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट को ही तुम बदल दोगे? देश के लोगों को, देश के मालिकों को जानने का अधिकार, तुम होते कौन हो बदमाशो कि तुम ऐसा कानून बना दो कि देश के लोग इसको जान ना पाए? तुम्हारे बाप का है क्या ये देश? तुम्हारे बाप के पैसे हैं? ये जो कॉन्स्टिट्यूशन तुम्हारे बाप का है क्या? ये मजाक कब तक चलेगा देश में? देश के लोगों को खड़ा होना पड़ेगा। और नमस्कार दोस्तों, मैं ललित चौधरी और आप देख रहे हैं पीआरबी। आपको बता दें ईवीएम का मसला जो है काफ़ी दिनों से लगा हुआ है सुप्रीम कोर्ट में। अभी तक इस पर कोई ठोस आश्वासन नहीं आया है। इसी पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है एडवोकेट बलराज मलिक जी, जो कि अपनी बातों को बखूबी रखते हैं। आइए जानते हैं क्या इनकी प्रतिक्रिया है, क्या इनकी राय है। ईवीएम बैन हो जाएगा अगर मसला दूसरी कोर्ट में चला जाएगा तो। अभी जिस कोर्ट में पेंडिंग है मसला, उसमें हेड कर रहे हैं जस्टिस खन्ना। 2 जजों के बारे में सुप्रीम कोर्ट के वकीलों का और देश के वकीलों का जो कि प्रेस में भी आ चुकी पहले से ही, इसमें कैंपेन फॉर जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी एंड रिफॉर्म, जिसके कन्वीनर प्रशांत भूषण हैं, काफ़ी रिटायर्ड जजों ने सुप्रीम कोर्ट के और काफ़ी सीनियर वकीलों ने परसों ये बात कही और लाइव लो और कई जगह पूरे देश में मीडिया में ये बातें आ रही हैं, जो स्पष्ट तौर पे उन्होंने कहा है कि कुछ जज ऐसे हैं जो दबाव में हैं या उनके यहाँ जाने से लोगों को पहले पता चल जाता है कि फैसला क्या होगा, और वो फैसला एक तरह से, उनका कहने का मतलब है कि वो जनता के हित में फैसला नहीं देंगे, सरकार के हित में को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। और चाहे जितना मर्जी गलत हो, they have failed in saving constitution and the fundamental right of the people of this country। तो ऐसे बेंचों का सरेआम एक तरह से नाम ही आ गया अब तो देश के सामने। वो है जस्टिस खन्ना और जस्टिस बेला त्रिवेदी, जो लोगों के मौलिक अधिकारों और देश के संविधान के साथ मजाक कर रहे हैं। मजाक हो रहा है। अच्छा। और लोगों को उम्मीद है और लोग उनकी कोर्टों से अब अपने मुकदमे वापस लेना शुरू कर दिया है, क्योंकि एक उमर खालिद के केस में तो 13 बार एडजॉर्नमेंट दी और उमर खालिद को इस देश के लोगों के सामने इस तरह से उस बच्चे को बदनाम करने की कोशिश हुई और उसको मुसलमान एंगल से देश को दिखाने की कोशिश हुई, जबकि इस देश का कोई भी नागरिक ना आतंकवादी है, ना इस देश का कोई भी नागरिक नक्सलवादी है। आतंकवादी और नक्सलवादी अगर कोई है होते हैं तो हमेशा सरकार इस तरह का बिहेव करती है जब उसको आतंकवादी और नक्सलवादी कहा जा सकता है, जो आज किसान भी और वकील भी देश के और देश के मेजॉरिटी नागरिक भी अब कह रहे हैं असली आतंकवादी देश की सरकार है या देश के प्रमुख जगह पे जो बैठे हुए लोग उनको आदेश देते हैं। जिस तरह से देश की पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स को किसानों के सामने ताना, और हरियाणा सरकार ने तो और भी बदमाशी की कि वहाँ के एक नौजवान बच्चे को गोली मारी पुलिस ने और कुछों को बोरी में भर के लेके गए, ट्रैक्टरों को तोड़ा गया, टांगे तोड़ी गई। इतना दुर्दांत काम तो अंग्रेज़ों के समय भी इस देश की जनता के साथ नहीं होता था। वहाँ भी कम से कम जलियांवाला बाग में भी गोली जो चलाई थी वो ओपनली चलाई थी, यहाँ तो छुप के वार किया है और चालाकी से वार किया है। सरकारी देश की तनख्वाह सरकार से लेते हैं और देश के लोगों की हत्या 2 नंबर में की गई और उसकी जिम्मेवारी लेने से डर रहे हैं। तो इसलिए असली आतंकवादी कौन? असली आतंकवादी सत्ता में बैठे हुए वो लोग होते हैं जो पर्दे के पीछे से देश को आतंकित करने की कोशिश करते हैं, देश को डराने की कोशिश करते हैं, आदिवासियों के हकों पे मारने के लिए, उनकी ज़मीनों को उनको दबा के वहाँ से मिनरल्स निकालने के लिए। वो लोग असली हैं। आतंकवाद
और नक्सलवाद समाज में नहीं है। हाँ। आतंकवाद और नक्सलवाद की जननी हमेशा सरकार है। सरकार में बैठे हुए तानाशाह लोग हैं और वो तानाशाही आज देश में चरम सीमा पे है। वही सरकार जो है सर फैसले की बात आ रही है, तो क्या कोर्ट हमारा सिस्टम सरकार के दबाव में काम कर रहा है? हाँ, ये तो कितने सारे वकील और जज कह चुके हैं, सिस्टम दबाव में काम कर रहा है। कुछ एक आध फैसले आए हैं जो अभी थोड़ी आशा की किरण है, जिसमें चीफ जस्टिस की बेंच ने जो किए हैं देश के, उसमें सबसे महत्वपूर्ण अब मुद्दा है ये ईवीएम। तो क्या अगर लगता है ईवीएम में कोई बड़ा फैसला आएगा? आएगा, अगर ईवीएम कोर्ट नंबर 2 से हटके कहीं और लग जाए। हाँ। 2 जजों का सरेआम नाम आ रहा है कोर्ट अच्छा। में, वकीलों में चर्चा है। हाँ। और वकील उनके इस्तीफे की मांग कर रहे हैं हाँ। कि ये दोनों काबिल लोग नहीं हैं, ये संविधान के अनुरूप संविधान की रक्षा करने में फेल हुए हैं। इन्होंने संविधान को फेल किया है। लोगों के फंडामेंटल राइट, लाइफ एंड लिबर्टी की इनको कोई चिंता नहीं है, ना ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी या कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्शियसनेस को ये प्राथमिकता दे रही हैं दोनों बेंच। तो इन दोनों बेंच के अलावा अगर मुकदमा कहीं और होगा और नया बेंच गठित होगा तो ईवीएम का फैसला भी देश के हक में होगा। तो जिस तरीके से 24 का चुनाव बिल्कुल नजदीक है, ऐसे में क्या लगता है मुमकिन हो पाएगा चुनाव ईवीएम बंद करा के? जिस तरह का दबाव और जिस तरह से चीफ जस्टिस ने बयान दिया है, बांग्लादेश में भी एक सम्मेलन में गए थे वो। हाँ। और उन्होंने कहा कि वक्त पड़ने पे सही समय पे देश के इलेक्शन कमीशन को और सुप्रीम कोर्ट को खड़ा होना होगा और खड़ा होना चाहिए। हाँ। उनकी ड्यूटी बनती है। वो एक तरह से इशारा हमारे इलेक्शन कमीशन की तरफ था। हाँ। कि भाई तुम सही काम करो, किसी दबाव में काम ना करो। हाँ। किसी शिकार ना होना किसी का। मगर हाँ। इलेक्शन कमीशन में जो लोग बैठे हुए हैं वो सारे इस तरह के लोग हैं, बिना रीढ़ की हड्डी के लोग हैं, वो काम नहीं कर पाएंगे। वो इससे वो अनिल मसीह से भी ज़्यादा कमज़ोर लोग हैं। वो किसी के दबाव में, किसी के डायरेक्शन में, उनका भोंपू कोई और बजाता है। उनको खुद की आवाज़ नहीं है। हाँ। तो ये खतरनाक है देश के लिए। हाँ। और ऐसे सारे देश की जनता को मिलके भी और देश के लोगों को, वकीलों को, सब अब खड़े हो गए हैं। और आने वाले समय में हर कोई जज कोई भी होगा जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में होगा और जो देश के लोगों की परवाह नहीं करेगा, जो संविधान को परवाह नहीं करेगा और प्रेशर में काम करेगा, उन सब लोगों का देश के वकील और जनता इस्तीफे की खुल के मांग करेगी। लेकिन जिस तरीके से चुनाव आयोग का जो है दावा दे रहे हैं कि निष्पक्षता से चुनाव कराते हैं, लोग खामे खाही आरोप लगा रहे हैं ईवीएम में कोई धांधली नहीं होती। अरे भाई, देश चिल्ला रहा है, इनका फांसी आ रही है। ये क्यों बार बार ईवीएम कर रहे हैं? ईवीएम बिल्कुल भरोसे की चीज़ नहीं है। 100% गड़बड़ के चांस हैं ही और 100% मिसयूज होगा ही। अच्छा। जिस हिसाब से जो आदमी मीडिया का सामना करने में फेल है, पहली बात तो ये पूरी बीजेपी के लिए भी शर्म की बात है, आरएसएस के लिए भी शर्म की बात है कि जिन्होंने अपनी पार्टी के शीर्ष उस देश के पद पे उस आदमी को बिठवाया है, जो आदमी प्रेस का सामना नहीं कर पाता। इस देश के इतिहास में काले अक्षरों में ये लिखा जाएगा कि किसी भी दुनिया के देश में शायद ही बहुत रेयर लोग होंगे जो प्रेस का सामना ही नहीं कर पाए और देश में सत्ता पे बैठे रहे। ये काले अक्षरों में लिखा जाएगा। इसलिए इस बात से पूरी बीजेपी को भी शर्मिंदा होना चाहिए और उनको देखना चाहिए कि उस पार्टी में लोकतंत्र बचा नहीं है। वहाँ मंत्रियों की कोई पूछ नहीं है। वहाँ सबको नीचा दिखाया जाता है। सबको जागरूक होना चाहिए, देश के साथ खड़े हो जाना चाहिए। सत्ता में बने रहने के लालच से ऊपर उठ के देश की जनता के साथ होना चाहिए और उनको भी ईवीएम हटाने के पक्ष में अपना पूरा समर्थन देना चाहिए। लेकिन जनता लगातार जो है खुश होकर मोदी जी को वोट कर रही है, ऐसा भाजपा कह रही है। नहीं, भाजपा तो कह रही, भाजपा नहीं कह रही। आईटी सेल कहता है। भाजपा में तो कोई बोलने की हिम्मत ही नहीं रखता। एक आदमी बोलता है, बाकी सब कुछ वही बोलना पड़ता है। अच्छा। भाजपा कोई डेमोक्रेटिक पार्टी नहीं बची है। भाजपा तो एक गुलाम पार्टी हो गई है। भाजपा में आवाज़ का कोई महत्व नहीं रह गया है। भाजपा में डिसेंट वॉइस कोई बोल नहीं सकता। जब देश में ही नहीं बोल सकता तो भाजपा में कहाँ बचा है? देश हित में काम तो कर रही है ना भाजपा। बस देश हित में काम है। सबसे पहला देश हित का काम है। देश में भाईचारा बढ़ा रही है, घटा रही है। देश में ट्रांसपेरेंसी बढ़ रही है, घट रही है। देश में भ्रष्टाचार बढ़ रहा है कि घट रहा है? देश में लोग खुल के प्रदर्शन अपनी बात कह पा रहे हैं कि नहीं कह पा रहे हैं? देश के लोगों के अंदर, देश के लोगों को सांप्रदायिक दृष्टि से, जाति की दृष्टि से देखा जा रहा है या भारतीय नागरिक होने के दृष्टि से देखा जा रहा है? सब कुछ गड़बड़ है। देश को जाना चाहिए था आगे, देश जा रहा है पीछे। क्या सुप्रीम कोर्ट तो पकड़े जा रहे हैं ना, सरकार कार्रवाई कर रही है। कितने % जो पकड़े जा रहे हैं उनमें से 100 पकड़ के 1% अगर आदमी जेल में जाता है, इसका मतलब 99 आपने उसे चोरी की दृष्टि से पकड़े हुए हैं।
और एक भी आदमी बीजेपी का नहीं पकड़ा जा रहा, एक भी आदमी बीजेपी शासित प्रदेशों के नेता मंत्री नहीं पकड़े जा रहे, वो पैसे नहीं बना रहे, कि वो ठगी नहीं मार रहे क्या। इससे आपको पता चलता है कि देश की ये एजेंसियां फ्री नहीं हैं, ये मदारी के बंदर की तरह काम कर रही हैं, ये भी असंवैधानिक संस्थाएं बन गई हैं, संविधान की इनको कोई परवाह नहीं है। सब लोग संविधान की शपथ लेते हैं, चाहे इलेक्शन कमिश्नर हों जो बनते हैं, चाहे जज बनते हों, चाहे प्राइम मिनिस्टर बनता हो, चाहे मुख्यमंत्री बनते हो, चाहे MLA MP बनते हैं, संविधान की शपथ लेते हैं और संविधान के खिलाफ काम करते हैं। इसलिए ये असली दोषी कौन? ईवीएम का मसला जो है सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, तो क्या लगता है 2024 का चुनाव जो है वो ईवीएम बैन कराकर और बैलेट पेपर से मुमकिन है? हाँ, बेंच मुकदमा जस्टिस खन्ना और जस्टिस त्रिवेदी की कोर्ट में होगा तो कोई फैसला नहीं होगा। इनसे मुकदमा हटेगा और चीफ जस्टिस इंटरेस्ट लेंगे न्याय करने में, तो हो जाएगा। तो बैलेट पेपर से चुनाव होगा 2024 में? यस होना चाहिए। होना चाहिए। और चीफ जस्टिस को पता भी है कि ईवीएम में गड़बड़ होती है और करी जाएगी, इसलिए इलेक्शन बैलेट पेपर से होना चाहिए। लेकिन बैलेट पेपर से भी तो घोटाले होते थे सर। कितने होते हैं? आपकी पर्स के पूरे बक्से गायब कर दिए जाते थे। अरे आपके पर्स में कितने पैसे हैं? अगर बस में बैठोगे DTC में जेब वाले पैसे तो निकल सकते हैं, ये आपके बैंक अकाउंट में सारे पैसे निकल जाएंगे। अभी पंजाब में हुआ ना, पकड़ा गया ना। अगर यही ईवीएम के जरिए होता, पकड़ा जाता क्या? सुप्रीम कोर्ट भी नहीं कर पाती। मतलब ये कि बैलेट पेपर में बहुत कम चांस है और वो भी पकड़े जाने के चांस है। बैलेट पेपर में बड़े लेवल पे धांधली नहीं हो सकती। लेकिन कहते हैं समय ज्यादा बर्बाद होता है बैलेट पेपर से चुनाव हो जाए। अरे कौन सा समय बर्बाद होता है? कुछ समय बर्बाद नहीं, कहानी गढ़ रहे हैं, ये ड्रामा कर रहे हैं, देश को मति भ्रष्ट करने पे लगे हुए हैं, क्योंकि इन्होंने चोरी करनी है। चोरी से इलेक्शन जीता है, आगे जीतने की कोशिश है, इसलिए बार बार ईवीएम कर रहे हैं। ईवीएम 100% घोटाले की जड़ है, 100% घोटाला होगा। और अगर ईवीएम नहीं हटी 100% देश में बड़ा पंगा होगा। मोदी जी की गारंटी से जनता जो है खुश है और 400 पार का दावा दे रही है सरकार, तो क्या लगता है 2024 में 400 पार का आंकड़ा पूरा हो पाएगा मोदी जी का? देश को मूर्ख बनाने की कोशिश करिए, कुछ नहीं हो रहा। काफी डावाडोल स्थिति है, पूरा देश अब अंदर से खड़ा हो रहा है और धीरे धीरे आप लोग देख रहे हो कि अपोजिशन के लोग भी जनता के दबाव में आके आपस में मुलाकात कर रहे हैं और इकट्ठे हो रहे हैं। ये सब जनता का दबाव। समय कम बचा है सर। अरे कुछ भी हो, समय इकट्ठे हो रहे हैं सब जाके, सब पार्टी छोड़ के बीजेपी जा रहे हैं, आखिर क्यों? बीजेपी में जा रहे, बीजेपी में भ्रष्ट लोग जा रहे हैं, जिनको अपने उसके डराया जाता है, जिनको डराया जा रहा है, या जिनको ये है कोई और कहीं से टिकट नहीं मिल रही है, या जिन लोगों को वो इशारा कर देते हैं, भाई तू इधर आ जा, वो कहे क्यों आ जाऊं, बोले कागज देख ले, आ जाता है। इस तरह आ जाता है। वॉशिंग मशीन उधर है। हाँ, वॉशिंग मशीन बिल्कुल। तो ईवीएम का जो मसला है जो हल हो पाएगा 2024? इतना नंगा नाच भ्रष्टाचार का नहीं था कि भ्रष्टाचारियों को साथ मिला के सरकार बनाओ, भ्रष्टाचारियों को साथ मिला के इतना नंगा नाच करो और एक तरफ से दूध के दूल्हे अपने आप को साबित करो। देश सब समझ रहा है ये गलत है, ये नैतिक पतन है किसी पॉलिटिकल पार्टी का। ईवीएम की गड़बड़ी को क्या न्यायालय में साबित कर पाएंगे आप? ईवीएम से घोटाला हो रहा है टेक्निकली? अरे साबित तो कर पाएंगे, कोई सुने तभी तो। यहाँ तो सुनने का झगड़ा हो रहा है अब। जिस जज के यहाँ लगा उस पर क्वेश्चन मार्क है। सुप्रीम कोर्ट के वकीलों के, देश के जजों के, रिटायर्ड जजों के, कि ये लोग नहीं करेंगे। ये सरकार के प्रेशर में है, ये सरकार के एक तरह से तोते हैं। और बताइए इतने कम समय में इतना बड़ा फैसला ले पाएंगे CGI सर? 1 मिनट में ले लें, क्या दिक्कत है उनको? शाम कम बचा सर। अरे शाम को फैसला लेते हैं, सवेरे केस बदल जाता है। अच्छा, जस्टिस कोल की कोर्ट से केस हटा दिया था। बेचारे जस्टिस कोल को भी नहीं पता था। मैं क्या आरोप लाऊं? हकीकत है, हकीकत को आरोप नहीं कहते। हकीकत सच्चाई होती है, उसमें कोई आरोप नहीं होता। तो वो तो ओपन आई थी बात, खुद जस्टिस कोल ने कहा था भाई मेरा मुकदमा हटाया, तो चीफ जस्टिस को पता होगा। चीफ जस्टिस ने मुकदमा हटाया था, बड़ी थू हुई थी, बड़ी बदनामी हुई थी चीफ जस्टिस भाजपा का मिशन 2024 में 400 पार फेल होगा या पास होगा? बाप का तो मिशन ये है कि 500 कितनी सीटें देश में, सारी उन्हीं की हैं। अच्छा, ओ क्या, तो उसमें क्या दिक्कत है? ईवीएम के दिन तो नहीं है कहीं वो भविष्यवाणी कर रहे हैं कि भाई वो लोगों के दिमाग में भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए बार बार एक झूठ को बार बार कहो। उनको बता दिया किसी ने कि बार बार एक झूठ को कहो तो लोग उसको सच मानना शुरू कर देते हैं, उसके हिसाब से काम करना शुरू कर देते हैं। ये देश के लोगों को मानसिक गुलाम बनाने वाली बात है, वही बयान है और कुछ नहीं इसमें दम। आपके हिसाब से ईवीएम बैन कैसे हो पाएगी? ईवीएम बैन हो जाएगी, सुप्रीम कोर्ट से 2 दिन लगेंगे। 3 दिन केस सुनवाई हुई थी इलेक्ट्रल बॉन्ड पे, 5 साल से पेंडिंग था केस। 5 साल तक वो अपराध होने दिया सुप्रीम कोर्ट ने,
सुप्रीम कोर्ट उसको समय पे सुन लेता और हिम्मत करता तो ये 5 साल नहीं लगने थे। 5 साल लोगों को जो ब्लैकमेल किया, उन्होंने पैसा चंदा लिया और चंद लोग पूंजीपति बन के ठगी ठोरी मार के, वो नहीं होता। तो इसी तरह ईवीएम का केस भी जिस जज के सामने लगा उसको पता कितना इंपॉर्टेंट केस है। अप्रैल मार्च में डेट लगा दी। चंडीगढ़ हाई कोर्ट के जज ने भी तो वो चंडीगढ़ मेयर के इलेक्शन में डेट लगा दी थी। इसका मतलब क्या है? दे आर नॉट डूइंग देयर जॉब एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन, दे आर डूइंग देयर जॉब एज पर द सिग्नल्स फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द कोर्ट। तो ये गड़बड़ कब चलेगी? इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के मेजॉरिटी एडवोकेट जस्टिस खन्ना और जस्टिस बेला त्रिवेदी का इस्तीफा मांग रहे हैं और कह रहे हैं आप संविधान को नहीं बचा पाओगे, आप संविधान को बचाने में कम्पिटेंट नहीं हो, आप देश के लोगों के फंडामेंटल राइट और लाइफ एंड लिबर्टी बचाने में फेल हुए हैं, आपने देश को फेल किया है। और बताइए सर, इलेक्ट्रल बॉन्ड पे जो जांच हुई है उसके बाद जो उन्होंने निर्वाचन को भेजा है, तो उसकी रिपोर्ट आएगी तो उस पर क्या होगा? किसकी रिपोर्ट? इलेक्ट्रल बॉन्ड के लिए जो भेजा, कितना चंदा किस पार्टी को कितना? अरे अभी कुछ लोगों का पता चल गया जिनके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप में जांच हो रही थी, उन्हीं से 350 करोड़ ले लिए। 350 करोड़ तो 1 नंबर में लिए हैं, अंदाजा लगाओ 2 नंबर में क्या लिया होगा। ये बन रहे हैं एक तरह से वो कौन से चरित्रवान औरत की तरह से, और गड़बड़ कितनी कर रखी है। देश के सामने नंगे हो चुके हैं ये लोग। और इसमें बात बीजेपी की नहीं है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, ये देश की बात है और देश के लोग इन चीज़ों को बर्दाश्त नहीं करोगे। और देश के राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट को ही तुम बदल दोगे। देश के लोगों को, देश के मालिकों को जानने का अधिकार, तुम होते कौन हो बदमाशो कि तुम ऐसा कानून बना दो कि देश के लोग इसको जान ना पाएं? तुम्हारे बाप का है क्या ये देश? तुम्हारे बाप के पैसे हैं ये? जो कॉन्स्टिट्यूशन तुम्हारे बाप का है क्या? ये मजाक कब तक चलेगा देश में? देश के लोगों को खड़ा होना पड़ेगा और सबसे पहले वकीलों को खड़ा होना होगा। इसलिए बोल रहे हैं अपन आप लोगों के सामने, ताकि देश के एक एक आदमी तक मैसेज जाए, कोई ये ना कहे देश के वकील भी नहीं बोल रहे।